नमस्कार। मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 में आए हुए पाठ 11 एक यात्रा। यह भी इसके लेखक है राम दरस मिश्र। इनका जन्म सन 1924 में माना जाता है। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है, मतलब जो फेमस उपन्यास हैं इनके जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह हैं बैरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह हैं खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए काव्यबोध से प्रेरणा प्राप्त होता है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। प्रस्तुत कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। रिक्शा वाला जो है शिक्षित है और इंसानियत से भरा हुआ उसका दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। उसके पहचान वाली होती है, वो तकलीफ होती तो उससे विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शे वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेती है। रिक्शे में सवारी करते पति पत्नी है, लेखक उनकी पत्नी है, तो उनसे उनका जो लगाव हो जाता है, ये दिल छू लेने वाली एक रोचक कहानी है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू मतलब जो लेखक हैं यात्रा से डरते हैं। भीरू मतलब डरने वाले हैं। होता है ज़्यादातर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कहीं जब बाहर निकलते हैं उनको एक तरह का डर सताता रहता है। अब डर क्या कि अनजान जगह जाते हैं तो कैसे लोग मिलेंगे और वहाँ का वातावरण कैसा होगा, और सबसे अधिक डर होता है वहाँ के ऑटो वाले से जो बढ़ा चढ़ा के किराया मांगते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे होते नहीं हैं तो हमको पता नहीं होता है कि वहाँ का सिस्टम क्या है, कितना पैसा लगता है, और मन माना जो मांगते हैं तो फिर हमको ना चाहते हुए देना पड़ता है। तो लेखक को भी इन चीज़ों का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अनशन किराया मांगने वालों से, ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी चिंता बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। किसको? लेखक को। अपनी पत्नी के साथ में जा रहे हैं। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर तो उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। ज़्यादातर आपने भी देखा होगा कि अगर हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलो तो ऑटो वाले खड़े रहते हैं। साहब मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, चलिए मेरी गाड़ी में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है और एक लेखक के साथ भी ऐसा हुआ है। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। नवयुवक मतलब जवान था और उनके साथ लग गया। पीछे पीछे चलने लगा कि भाई कहीं तो जाएंगे। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो ही करेंगे तो फिर मेरा ही ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने उनसे उस ऑटो वाले को स्वीकृति दे दी, मतलब इजाज़त दे दी। बोले कहीं ना कहीं तो जाएंगे तो मेरे ऑटो में क्यों नहीं चलें। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ मतलब पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे इंतजार कर रहा था और नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना, मतलब जो इच्छा हो दे दीजिए। डॉक्टर के घर से क्लिनिक दूसरी जगह यहाँ लाया हो तो एक्स्ट्रा हो गया है, तो आपकी इच्छा हो उस मुताबिक आप दे दीजिए।
उसने पूछा, बाबू जी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती। बोल रहे, अब लेखक ने बता दिया होटल का नाम कि यहाँ से हम इस होटल में जाने वाले हैं। वो और बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ पे लग जाएगा टाइम और तुम यहाँ से चले जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वो वहीं पे खड़ा है। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमें भीतर ही भीतर घर करता गया, मतलब भीतर भीतर घर करता गया, मतलब उनकी दिल में जगह बना ली लेखक के अंदर। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, कब आऊं? फिर होटल पे छोड़ते हैं, पूछते हैं कि अब हम कब आए आपसे मिलने के लिए? यानी आप शहर घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको कहीं जाना होगा तो ले चलूंगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी ट्रेन का नाम है। तो आपको घुमाने के लिए कब आऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे। लेखक कह रहे हैं आज तो भाई बहुत थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। लड़के ने कहा, मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हुआ। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, एक के बाद एक स्थान दिखाने लगा, घुमाने फिराने लगा लेखक को। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुलाया। लेखक ने घूम फिर के जब लौट आए तो अपने होटल के, तो उस रिक्शे वाले को भी, मोहन नाम का था, उसको भी कमरे में बुलाया। वह बहुत संकोच के साथ आया, मतलब हिचकिचाहट होने लगी। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई, मतलब परिवार की बातें शुरू करने लगे। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मूलतः मतलब वास्तव में मैं आगरा का रहवासी हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, मतलब हमारा पालन पोषण किया। भाई वकील हैं, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। इतना कहते कहते वो चुप हो गया। एक छोटी सी चुप्पी साध लेती है, चुप हो जाता है। हमें लगा कि उसके साथ कोई अनवांछित घटना घटी, मतलब ना चाहते हुए कोई ऐसी घटना घटित हुई है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था, मतलब इधर उधर नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि लौटते समय रास्ते में एक उनको परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी, मतलब विकल सी, घिघियाती हुई बोली, घिघियाती मतलब कि करुण स्वर में बोली, मोहन मुझे बचा लो। मोहन बोलता है, क्यों, क्या हुआ? लड़की बोलती है, मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। अधेड़ मतलब अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है, ना अधिक जवान होता है ना ही अधिक बुढ़ा होता है, उसको अधेड़ कहा जाता है। कह रही है कि उस खूसट मतलब प्रिय, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, मतलब दुविधा में पड़ गया। कौन? लेखक, जो मोहन था वो। क्या करूं, क्या भी कर सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन की बात कर रहा है। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान कर दी, जो उसके साथ हुआ था वो सारा बोल दिया। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में तो बंद कर देता। एफआईआर मतलब रिपोर्ट लिख के हवालात मतलब जेल में बंद कर देता। लेकिन फिलहाल मतलब इस समय चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, एकाएक मतलब अचानक बोलते हैं मोहन से, तुम्हारी शादी हो गई है? मैं सिर हिलाया, बोला कि नहीं। तो बोले, तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। आकस्मिक मतलब अचानक, प्रस्ताव मतलब इनके सामने प्रस्ताव रखा गया, बात रखी गई कि भाई तुम ही शादी कर लो। चकरा गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आया। किंतु कुछ बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। बोले, इसमें कोई बुराई तो नहीं, पर लड़की से तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, मतलब सिर हिलाकर बोलती है हाँ कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही हैं। बात तय हो चुकी थी। फिर बोले, भाभी है मेरी तो अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी और बात लगभग
तय हो चुकी है। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यहाँ की भाभी अपनी बहन से शादी कराना चाह रही हैं और भाई शादी तो मेरी तय हो गई है। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन को तो और कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि ये संकट में, तकलीफ में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर मतलब बहुत अच्छा होगा और माननीय भी होगा। लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह तो एकदम नहीं हो जाएगा, तुरंत तो हो नहीं सकता है। यदि लड़की घर गई तो वह फिर से बेच दिए जाने का संकट रहेगा तक, और साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा दूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रखवा लेते हैं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उसकी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब लेखक को ये घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा है। लगता है कि मैं कोई कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते हैं और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। मानवीय मतलब मनुष्यों की संवेदना मतलब सहानुभूति से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा मतलब देवदूत दिखाई पड़ जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए मतलब नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और ही जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा मतलब कि गुजारा होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपना ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा ही है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। मतलब जिससे दिन रात का मतलब प्रेमी ना हो और मन को क्या है, उद्विग्न मतलब व्याकुल करता है। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया। दामन मतलब कि पल्लू था, ऑटो का ही सहारा था, उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बड़े महान हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज मतलब सरल भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन में उसे सम्मान पूर्वक लगा दिया। एक लड़की की बुरी दशा होने से बचा लिया। बाबूजी, इस कार्य में मुझे बहुत संतोष मिला, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों उबारती रहती है, हमेशा मुझे संकट उबारती रहती है मतलब बचाती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और हमारे मन में कितना वह बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे 500 रुपए का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ। पारिश्रमिक मतलब मेहनत की कमाई है बाबूजी। मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल ही नहीं है। पैसे तो और लोगों से कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेखक उसे बोलने लगे, लेकिन यहाँ तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। हाँ, जब ग्वालियर आइएगा तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक कहने लगे, ठीक है बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मोहन बोलता है, वह क्या बाबूजी? लेखक कहते हैं, ये 500 रुपए चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। मोहन ने उसने 300 रुपए अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहे हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ ही क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। मोहन कहने लगा, बाबूजी आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। लेखक कहते हैं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में ना जाने कितना अपनापन लिए हुए हमें निहारता रहा। नमस्कार।